This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान लगातार जारी है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने मरकजी हुकूमत पर बड़ा हमला बोला है। इफ्तिताह प्रोग्राम के इनविटेशन कार्ड में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का नाम न होने पर रावत भड़क गए और कहा कि इनविटेशन कार्ड में सदर जमहूरिया का नाम ही नहीं है, कम से कम उन्हें तो बुलाइए। संजय राउत ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये मामला है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, अपने अधिकार में करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ने उन्हें इनवाइट किया है, लेकिन अगर आप निमंत्रण पत्रिका देखें, अगर आप कार्ड देखें, संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। बात यहाँ अटकी, उस बारे में कोई नहीं बोल रहा है कि हम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी का नाम क्यों नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है। तो क्या ये एक पार्टी का समारोह है, क्या है? इसके ऊपर जवाब दीजिए। अपोजिशन का जो विरोध है, ये देश के सम्मान का विरोध है। नहीं पार्लियामेंट, ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, ये नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश का एक संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने फलाना एक्सटेंशन किया था पार्लियामेंट का, उसका उद्घाटन किया। एक्सटेंशन और पार्लियामेंट में फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, लाइब्रेरी की इमारत और पार्लियामेंट का। वहां सत्र नहीं बैठता है, सत्र तो पार्लियामेंट में बैठता है। सामने आकर बात तो कीजिए प्रधानमंत्री जी, सामने आकर बात करिए। ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है या पपुआ गिनिया में हमारे चरण स्पर्श किया, ये क्या है? इस देश की लोकशाही धाराशाही, लोकतंत्र धाराशाही हो रहा है। आप उसके बारे में बात। हमें भी इन्विटेशन आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब बड़े आदमी की शादी होती है गांव में, तो पूरे गांव को शादी को बुला लेते, उनके लोग जाते हैं और पूरे गांव में इन्विटेशन देते, आइए खाने को, आइए पीने को, आइए कॉकटेल डिनर है, आइए और कुछ आइए। लेकिन मुद्दा ये कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं? अब उस बात मुद्दा ये है, उपराष्ट्रपति कहाँ गायब हो गए, जो राज्यसभा के चेयरमैन। आज हमने लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनकी पूरी जिंदगी इस पार्लियामेंट में गई और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी दिन देखने को मिल गए, आज वो आडवाणी जी कहाँ गायब? ये हमारे सवाल का जवाब दीजिए, और क्या है? वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का इफ्तिताह करेंगे। मुखालिफ पार्टियों की मांग है कि नए संसद भवन का इफ्तिताह सदर जमहूरिया को करना चाहिए। इस विवाद पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि नई संसद का इफ्तिताह का बाइकआउट करने का फैसला करने वाली सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि वह अपने फैसले पर नजर सानी करें। देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है, जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर
राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। मोदी हुकूमत को आज 9 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने मुल्क के वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया था। वहीं 9 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की है जिसमें 9 साल पर 9 सवाल पूछे गए हैं। बुकलेट जारी करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे और ये है 9 साल 9 सवाल। 9 साल 9 सवाल। साथियों, आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। आज वजीर आला भूपेश बघेल ने माना हवाई अड्डे पर मीडिया से मुखातिब होते हुए हुकूमती मंसूबों के नाम तय करने के मुद्दे पर बयान दिया। सीएम बघेल ने कहा कि पहले कई मंसूबे हिंदुस्तानी हुकूमत के होते थे, अब ज़्यादातर मंसूबे 50-50% हो गए हैं। जब 50% मरकज़ी हुकूमत और 50% सूबे की हुकूमत की तरफ से मदद दी जा रही है तो फिर मंसूबे का नाम मरकज़ी हुकूमत ही क्यों तय करे? इनको तो नाम सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर तय करना चाहिए। सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 100% भारत सरकार की होती थी, 75-25 का होता था। अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, तो नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको रखे जाएंगे। जिस तरह से एक इंसान के लिए दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरह से दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करना भी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया आज़ाद नगर मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद ज़िया ने। मोहम्मद ज़िया की उम्र तकरीबन 13 साल है और वह शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। मोहम्मद ज़िया ने अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान शरीफ मुकम्मल कर दीनी तालीम भी मुकम्मल कर ली है। इस मौके पर सभी ने ज़िया के वालिदैन और ज़िया को मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी कर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में नात, मनक़बत और दुआ भी कराई गई। मोहम्मद ज़िया, कितने दिन में आपने कुरान शरीफ मुकम्मल किया और किसने आपको पढ़ाया? हमें सारी दफ्ती और सऊद दफ्ती में कुरान पढ़ाया है। किसने मुकम्मल कराया कि किसने सीखा? सारी दफ्ती से और सऊद दफ्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में और उस बच्चे की ये धुन थी कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की जाए, और उसके अंदर एक शौक़ था, जज्बा था। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा, उसके अंदर इतना शौक़ हो जाना, कहीं ना कहीं उसके वालिदैन की तरबियत थी या उसका अपना ख़ुद का शौक़ था। लेकिन बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियाँ आलिमा हैं, फाजिला हैं, कारिया हैं, बहुत बेहतर अंदाज में मखारिज और तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो कुरान की तालीम बच्चों को देती हैं। तो वो बच्चा भी मोहल्ले का ही रहने वाला है और वो भी यहाँ पर हमारे यहाँ तालीम सीखने के लिए आता था, और आज उसने कुरान पाक की तालीम को मुकम्मल किया है और उसके घर पर बड़े खुशियों के साथ मेहमान नवाजी हुई है, मेहमानों को बुलाया गया है और बड़ी खुशियों का इजहार किया गया है।
मैं समझता हूँ उसके बच्चा लाई के साथ मुबारकबाद है और उसकी ये खुशकिस्मती है, क्योंकि कुरान एक वो तालीम है जो वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के जीने के सारे रास्ते बताए गए हैं, सारे तौर और तरीक़े कुरान में बताए गए हैं। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया आसमानी किताब है। 4 किताबें आसमानी मानी गई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, जिसमें से एक बड़ी वाहिद और बड़ी आखिरी किताब कुरान भी है, चूँकि ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई है। तो मैं समझता हूँ इसमें सलीका सीखने से लेकर के सांस लेने तक और ज़िंदगी जीने से लेकर अपने आप को संवारने और संभालने तक की इसमें सारी तालीम कुरान पाक में है, अगर हम इसको ठीक से पढ़ लें तो। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से जारी हिदायत के बावजूद मजहबी इमारतों पर लगे लाउड स्पीकरों पर सख्त कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया है। इस मामले में दारुल उलूम लखनऊ के तर्जुमान सूफियान निज़ामी का बयान सामने आया है। सूफियान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी हिदायतों की तामील मस्जिदों और दरगाहों में ही हो रही है, ये मानक सभी मजहबी इमारतों के लिए हैं। देखिए, लाउड स्पीकर के सिलसिले में जब सरकारी गाइडलाइन जारी हुई है तो तब से जितने भी मदारिस हैं या दरगाहें हैं या खानकाहें हैं, वो तमाम सरकारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मस्जिद से या किसी भी दरगाह से या किसी भी खानका से इस तरीके की कोई शिकायत आ रही है कि वहाँ पर लाउड स्पीकर के नॉर्म्स का, उनके कानून और उसूल का पालन नहीं किया जा रहा है। जो डिसेबल सरकार के या आला अधिकारियों की जानिब से तय किया गया है, उसी के मुताबिक मसाजिद में और दरगाहों में उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। और अगर कहीं इस तरीके की कोई बात आ भी रही है तो यकीनी तौर पर वहाँ के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि जो भी मानक और जो भी उसूल लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से हुकूमत उत्तर प्रदेश ने तय किए हैं, उन मानकों और उन गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। और यकीनन ये हुक्मनामा तमाम धार्मिक स्थलों के लिए है, उसमें कोई ख़ास धार्मिक स्थल उससे मुस्तस्ना नहीं है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि जो नॉर्म्स और जो भी गाइडलाइन हुकूमत की जानिब से लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से है, यकीनन उसी लाउड स्पीकर की नॉर्म्स और उन्हीं उसूलों पर ही अमल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर बात होगी। राजस्थान के अजमेर में सूफी खानका एसोसिएशन की कौमी वर्किंग कमेटी की बैठक मुनक्कद हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जोर दिया गया। एसोसिएशन सदर सैयद खालिद हुसैन के मुताबिक बैठक में 20 मुल्कों के सूबे के सूफी संतों के ख्यालातों से मीडिया को आगाह कराया गया, जैसे कि कौमी इत्तेहाद, सूफी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में दहशत गर्दाना तशद्दुद को रोकना। एसोसिएशन की कौमी बैठक अजमेर के अंदर कोटा इलाके में हुई, जिसमें मुख्तलिफ सूफी संतों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अजमेर शरीफ को चुनने की वजह यह है कि सूफियों का जन्म स्थल है, ये भारत के अंदर, भारत में जन्म स्थल जो माना जाएगा तो इस सरजमीन को माना जाएगा, और सूफियों के लिए काबा है ये, क्योंकि मेरे हुजूर गरीब नवाज का मज़ार यहाँ है, तो हमारे लिए तो समझ लिए कि काबे से कम नहीं है जगह। तो ये हमारा तीसरा अधिवेशन जो है वो अजमेर शरीफ में रखा गया, क्योंकि इसमें 2 मुद्दे जो बड़े थे, एक तो राष्ट्रीय एकीकरण और दूसरा मुद्दा जो है दरगाह बोर्ड बनाना, दरगाह के लिए अलग है, क्योंकि वक्फ बोर्ड है हम जानते हैं, पर वक्फ बोर्ड में आज जो धांधलियाँ हो रही है और जिस तरीके से दरगाहों के साथ और दरगाह के सज्जादा नशीन और दरगाहों के मामलात खानकाहों के साथ जो बदतमीजियाँ हो रही है, वो उसके लिए हम इसको अलग मांगते हैं कि हमें पूरा ही एक डिपार्टमेंट हमें अलग दिया जाए, दरगाह परिसर। क्योंकि ये एक अलग बनाने की वजह यह है कि आपने देखा होगा कि एक तो वक्फ बोर्ड के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोगों को बना दिया गया है, ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो दरगाहों से जिनका कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड जबकि ज़्यादातर आज भारत में देखा जाए तो दरगाहों से कनेक्टेड है, जबकि तनख्वाह जो दरगाह खानकाहों से जो वहाँ पैसा जाता है, जो टैक्स के तौर पर जाता है, उसके 10% में वहाँ के बैठे हुए लोग जो हैं, वहाँ के कार्य कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें मिलती है। जबकि वो वहाबी और सलाफी लोग हैं जिनका दूर दूर तक दरगाह में अकीदा नहीं है, और ना अकीदा ना होने के बावजूद भी इनको दरगाह और दरगाह परिसरों को संभालने का काम दिया गया है। तो इसमें हमारे हक का खनन हो रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं, भारत सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि वक्फ बोर्ड से दरगाह बोर्ड अलग कर दिया जाए ताकि हमको अपना हक मिले, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ हैं उसको उजागर किया जाए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आज अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहा, आप जगह जगहों पर मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है किस तरीके से जो है पामाल हो रही है। आज
करोड़ों, आज देखा एक सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर रेलवे के बाद किसी की प्रॉपर्टी है तो वक्फ भी है, पर उसके बाद भी जो है इसको संभालने वाला आज कोई नहीं है। जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है जो है वो वक्फ प्रॉपर्टियां खत्म हो रही है चारों तरफ से, और उसके ऊपर हनन के साथ साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं उसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और ज्यादातर इस प्रोग्राम में सज्जादा नशीन अदर दरगाहों से भी आए हुए थे, इनके साथ भी चर्चाएं हुई। उस चर्चा के अंदर हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि हमें बोर्ड अलग दिया जाए, दरगाह परिसर अलग बोर्ड बनाया जाए, ताकि दरगाहों का मामला बैठ सके, क्योंकि सूफीज्म से ही दरगाह जो है भारत के अंदर हम शांति कायम कर सकते हैं। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Save.